Good morning students, welcome back to my class once again, and I hope that you people are fine and safe and doing well in your studies. So let's continue with chapter 2 that we have started in the previous class, which is physical features of India, and we had a discussion about the tectonic plates, number of plates and their various theories and the movements of these plates, how they move in a convergent boundary or divergent boundary or a transform boundary. So let's continue our topic. It starts with the oldest land mass. The peninsular part was a part of Gondwana land. The Gondwana land include India, Australia, South Africa, South America and Antarctica as one single land mass. So before understanding Gondwana land, you should understand about how they formed. So it was all because of the Pangaea. आपने Pangaea का नाम सुना होगा. That was a supercontinent. Pangaea, आप जितने भी कॉन्टिनेंट्स के बारे में आज जान रहे हैं वो सारे कॉन्टिनेंट इसी कॉन्टिनेंट से बने हुए हैं. पहले सारे कॉन्टिनेंट एक ह्यूज मास हुआ करते थे, एक बहुत बड़ा सा मास था, एक बहुत बड़ा सा लैंडफॉर्म था पैंगिया, जो कि एक सुपर कॉन्टिनेंट कहा जाता था. अब ड्रिफ्ट थ्योरी के अकॉर्डिंगली, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अकॉर्डिंगली आपने पढ़ा है दैट अर्थ इज डिवाइडेड इनटू कोर, मेंटल एंड क्रस्ट. तो आपको पता है कि मेंटल और कोर का जो टेम्परेचर है दैट इज एक्सट्रीमली हाई एंड दैट टेम्परेचर रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ दीज रॉक्स इनटू द लिक्विड फॉर्म. जो भी रॉक्स अंदर पाए जाते हैं अर्थ के इनर सरफेस में वो लिक्विड फॉर्म में हो जाते हैं इतनी हीट के वजह से. और आपको पता है जब कोई भी चीज़ हीट होती है तो उसकी डेंसिटी घटती है और वो ऊपर की तरफ उठती है, एट द सेम टाइम वो गैस रिलीज करती है. इसी तरीके से ये जो रॉक्स वगैरह भी हीट ऑन हुए तो इनसे गैस रिलीज हुई. ऐसी बहुत सी थ्योरी है. अल्फ्रेड वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है जिसके बारे में यू माइट हैव हर्ड इन ग्रेड 7 और इवन इन 8. उसके बाद एक थ्योरी आप और पढ़ेंगे, उसमें भी आप ऐसे ही कुछ मूवमेंट की बात पढ़ेंगे. तो हुआ क्या, बेसिकली आपको समझना ये है कि अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर या इंटरनल लेयर में बहुत से मूवमेंट्स के वजह से ये सुपर कॉन्टिनेंट ब्रेक हो गया. ये जो बहुत बड़ा सा कॉन्टिनेंट था ये ब्रेक होकर कई हिस्सों में टूट गया. तो एक पार्ट इसका गोंडवाना लैंड कहा गया और दूसरा अंगारा लैंड कहा गया. दे फर्दर सब डिवाइडेड इनटू वेरियस सब सेक्शन बट टू मेजर सेक्शंस वर द गोंडवाना लैंड एंड द अंगारा लैंड. It was Gondwana land and Angara land. तो ये सुपर कॉन्टिनेंट पैंगिया डिवाइड हुआ इंटरनल फोर्स और इंटरनल मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट के वजह से, और नॉट क्रस्ट वी कैन से दैट मेंटल और कोर में जो एक्टिविटीज़ हुई उन एक्टिविटीज़ वहाँ जो मेटल मटेरियल्स पाए जाते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ करते हैं और हीट की वजह से आपको पता है गैस भी रिलीज़ होती है. सो ऑल दीज फैक्टर्स रिजल्ट्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ दी सुपर कॉन्टिनेंट पैंगिया. ये बड़ा सा जो महाद्वीप था प्रायद्वीप ये टूट गया और गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में डिवाइड हुआ. हम गोंडवाना लैंड की बात करें तो गोंडवाना लैंड में क्या क्या आता है. इट इंक्लूड्स इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका एंड साउथ अफ्रीका. इट इंक्लूड्स इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, South America and Antarctica as one single land mass. ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा. अंटार्कटिका. आपका जो सुपर कॉन्टिनेंट था पैंगिया वो डिवाइड हुआ अर्थ के इंटरनल लेयर में जो भी मूवमेंट्स आई उससे जो हीट और प्रेशर जनरेट हुआ, इसके वजह से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो कि अल्फ्रेड वेगनर ने सजेस्ट की थी, आगे चलकर इस थ्योरी को क्रिटिसाइज भी किया गया था. हमें ये चीज़ बहुत डिटेल में इसके बारे में नहीं पढ़नी है यहाँ पे. कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आपने प्रीवियस क्लास में सुना होगा, अल्फ्रेड वेगनर का भी नाम सुना होगा. तो उन्होंने ही ये थ्योरी प्रपोज की थी कि पूरी जो जितने भी कॉन्टिनेंट्स आप आज के डेट में जान रहे हो वो सब इतने नहीं थे. देयर वॉज अ सिंगल कंप्लीट मास पैंगिया सुपर कॉन्टिनेंट दैट फर्दर डिवाइडेड इनटू गोंडवाना लैंड एंड अंगारा लैंड. जो दो मेजर कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हुआ गोंडवाना और अंगारा लैंड में. गोंडवाना लैंड की बात की जाए तो इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका का पूरा लैंड मास आता था. यानी कि ये जितने भी कॉन्टिनेंट और कंट्रीज हैं वो अकेले कुल मिलाकर गोंडवाना लैंड का फॉर्मेशन करती थी. नाउ द कन्वेंशनल करंट
split the crust into a number of pieces, thus leading to the drifting of the Indo-Australian plate after being separated from Gondwana land towards north। अब मैंने आपको नाम लिया अल्फ्रेड वेगनर का, जिन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी कि महाद्वीपीय या प्रायद्वीपीय बहाव के वजह से ये सुपर कॉन्टिनेंट टूट गया, कई हिस्से में फैल गया और अलग अलग एरिया में जाकर शिफ्ट हो गया और आपके कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन हुआ। उसी तरीके से एक थ्योरी थी जिसको एक इंग्लिश जियोलॉजिस्ट थे आर्थर होल्म्स, ध्यान दीजिएगा, अगेन दिस इज नॉट नेसेसरी फॉर योर क्लास बट दैट जस्ट फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन, इफ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन। आर्थर होल्म्स, इन्होंने एक थ्योरी दी अल्फ्रेड वेगनर के बाद में। इनकी जो थ्योरी थी वो ये थी कन्वेंशनल करंट स्प्लिट थ्योरी। अब कन्वेंशनल करंट स्प्लिट थ्योरी है क्या? इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली उन्होंने सजेस्ट किया, ये बताया कि जो अर्थ का मेंटल लेयर है वो वहाँ पर एक्सट्रीम हीट होने की वजह से सारे रॉक्स मेल्ट हो जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो लिक्विड फॉर्म में जो भी वहाँ पे रॉक्स हैं वो रेडियो एक्टिव मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं आफ्टर गेटिंग हीट। और उन हीट के वजह से जो जब कभी भी कोई चीज़ हीट होती है तो उसकी डेंसिटी घट जाती है, वो ऊपर की तरफ उठती है और जब वो ऊपर की तरफ उठेगी, अगर आपको पता है कोई भी चीज़ है नीचे से ऊपर की तरफ उठ रही है तो अपने ऊपर वाली चीज़ को और अपवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगी। तो ऐसा ही कोई रिजल्ट रहा। आर्थर होल्म्स ने जो थ्योरी सजेस्ट की दैट वाज कन्वेंशनल करंट स्प्लिट थ्योरी। इसके अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं दैट द हीट फ्रॉम दोज रेडियो एक्टिव प्रोसेसेस विद इन द प्लैनेट्स इंटीरियर causes the plates to move either towards each other or away from each other। इनका मानना था कि जो अर्थ का मेंटल लेयर है, जो बीच वाली लेयर होती है, दैट इज दिस इज योर कोर एंड देन वी हैव मेंटल, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया, एंड द आउटर लेयर इज क्रस्ट। तो अगर हम मेंटल की बात करें, ये मेंटल लेयर है जो कि थिकेस्ट मानी जाती है। ये लेयर में इसमें काफ़ी मूवमेंट शुरू हुए। अब आपको पता है कि वेदर इट इज़ कोर और मेंटल, दोनों का टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई होता है, तो जो भी रॉक्स पाए जाते हैं वो सॉलिड में ना होकर लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। एंड दीज रॉक्स कंसिस्ट ऑफ सो मेनी केमिकल कॉम्पोजिशन, सो व्हेन दे हीट अप दे जनरेट अ काइंड ऑफ हीट, वो काफ़ी हीट जनरेट करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप एक वेसल ले लो, एक कोई टब ले लो, कोई भी यूटेंसिल लो, उसमें पानी बॉयल करो और उसके ऊपर आप एक प्लेट रख दो, तो जब पानी बहुत गर्म हो जाएगा, बॉयल होगा, तो उससे जो हीट रिलीज होगी उससे जो उसकी डेंसिटी घटने लगेगी और जो हीट वेपर के फॉर्म में रिलीज होगी, धीरे धीरे वो ढक्कन को ऊपर उठाने लगती है। कई बार ढक्कन अगर हल्का रहता है तो गिर जाता है, नहीं तो पानी छलक कर बाहर आ जाता है। तो इसी तरह की कुछ चीज़ें मेंटल में भी हुई। जब मेंटल में रॉक्स हीटअप होने लगे और हीट होने की वजह से वो जो हीट ऊपर की तरफ रिलीज कर रहे थे या इनसे जो गैसेस निकल रही थी, दैट फर्दर रिजल्ट्स इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ दीज लैंडफॉर्म। तो उसके ऊपर का जो लैंडफॉर्म था वो अपलिफ्ट होना शुरू हो गया। ऐसी एक थ्योरी उन्होंने सजेस्ट की। और है क्या, जो भी इस लेयर में रेडियो एक्टिव मटेरियल्स पाए जाते हैं वो हीट होने के वजह से अर्थ के इंटीरियर प्रोसेस में जो भी मूवमेंट हो रहा है, जो भी एक्टिविटीज़ हैं, एंड स्पेशली ड्यू टू द एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल और ज़्यादा हीट होकर ऊपर की तरफ जाते हैं। जैसे ही कोई चीज़ हीट होती है तो वो ऊपर की तरफ भागती है क्योंकि डेंसिटी घटने लगती है और उसके वजह से वो ऊपर की तरफ भागने की वजह से इट फर्दर रिजल्ट्स इन द मूवमेंट ऑफ प्लेट ईदर टुवर्ड्स ईच अदर और अवे फ्रॉम ईच अदर। ये जो मूवमेंट होता है इसके वजह से ये प्लेट्स या तो एक दूसरे की तरफ भागती हैं या एक दूसरे से अलग भागती हैं, लाइक कन्वर्जेंट बाउंड्री, डाइवर्जेंट बाउंड्री और इधर ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, जिसमें ये एक दूसरे से कोलाइड कर जाती है, या तो टकरा जाती है या एक के ऊपर एक चढ़ जाती है। तो ये कहा गया द कन्वेंशनल करंट स्प्लिट द क्रस्ट इनटू अ नंबर ऑफ पीसेस। अब ये जो क्रस्ट था, ये जो आउटर लेयर था, इस कन्वेंशनल करंट के वजह से जो मेंटल में चेंजेस हो रहे थे, मेंटल वाली लेयर में जो भी चेंजेस आए उसके वजह से ये क्रस्ट कई लेयर में टूट गया, कई पीसेस में ब्रेक डाउन हो गया, and thus leading to the drifting of Indo-Australian plate after being separated from Gondwana land towards the north। इसके वजह से क्या हुआ, ये जो क्रस्ट में ब्रेक डाउन आया ड्यू टू द कन्वेंशनल करंट स्प्लिट, मेंटल में हो रहे रेडियो एक्टिव मटेरियल के प्रोसेसेस के वजह से जब क्रस्ट कई पार्ट में ब्रेक डाउन हो गई, तो ब्रेक डाउन होने की वजह से जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी, यानी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेट थी, इंडिया की है तो इंडो ऑस्ट्रेलियन यानी ऑस्ट्रेलिया, तो जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वो ड्रिफ्ट हो गई, बहने लगी और बहकर गोंडवाना लैंड से सेपरेट हो गई और नॉर्थ की तरफ चली गई। अगर हम डायरेक्शंस ड्रॉ करें, दिस वुड बी योर ईस्ट, देन वी हैव वेस्ट एंड देन अपवर्ड इज नॉर्थ एंड देन वी हैव साउथ। तो ये गोंडवाना लैंड से सेपरेट होकर नॉर्थ की तरफ चली गई, नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट हो गया, इसका बहाव हो गया।
The northward drift resulted in the collision of the plate with much larger Eurasian plate. अब हुआ क्या, जब ये ड्रिफ्ट करते हुए गोंडवाना लैंड से ये लेयर ड्रिफ्ट करते हुए बहाव इसका जब नॉर्थ की तरफ हुआ, जब ये नॉर्थ में और आगे बढ़ी तो आगे जाकर इसका टकराव यूरेशियन प्लेट से हुआ, यानी जो एशिया और जो यूरेशिया की जो प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट से जाकर ये टकरा गई यूरेशियन प्लेट, यानी कि ये सब गोंडवाना लैंड का पार्ट थे। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली आर्थर होम्स ने जो थ्योरी दी, कन्वेंशनल स्प्लिट थ्योरी, उस थ्योरी के अकॉर्डिंगली मेंटल लेयर में जो भी चेंजेस आए दैट फर्दर रिजल्ट्स इनटू द ब्रेक डाउन ऑफ द क्रस्ट इनटू डिफरेंट पीसेज विच रिजल्ट्स इन द ब्रेक डाउन ऑफ गोंडवाना लैंड एंड सेपरेशन ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स एंड इट फर्दर रिजल्ट्स इनटू द ड्रिफ्ट ऑफ दीज प्लेट्स टुवर्ड्स द नॉर्दर्न डायरेक्शन। वो नॉर्थ में भाग गई, नॉर्थ में जब उनका ड्रिफ्ट हुआ तो आगे चल के वो जाके यूरेशियन प्लेट से जाकर टकरा गई, कोलाइड हुई। हुआ क्या, The northward drift resulted in the collision of the plate with the much larger Eurasian plate. ये जो प्लेट थी इनकी साइज छोटी थी, हम कह सकते हैं they were small in size, small and they were large. यूरेशियन प्लेट काफ़ी बड़ी पड़ती थी और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट दे वर स्मॉल इन साइज। तो अपने से ज़्यादा बड़ी प्लेट से जाकर इनका कोलिजन हो गया, टक्कर हो गई या टकरा गई। ड्यू टू दिस कोलिजन द सेडिमेंट्री रॉक्स विच वर एक्यूमुलेटेड टू द जियोसिलीन नोन एज टेथिस वर फोल्डेड टू फॉर्म द माउंटेन सिस्टम ऑफ द वेस्टर्न एशिया एंड हिमालयाज। तो हुआ क्या, ये जो कोलिजन हुआ, जो टकराव हुआ, इसके वजह से जो सेडिमेंट्री रॉक्स, आपने 3 तरह के रॉक्स पढ़ी हुई हैं, मेटामॉर्फिक रॉक, और सबसे पहले तो आपका इग्नियस रॉक होता है जो वॉल्केनिक इरप्शन से मॉल्टन मैग्मा निकलते हैं और उनके सॉलिडिफिकेशन से जो रॉक्स बनती हैं दैट इज़ व्हाट वी कॉल इग्नियस रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या हैं, जो रॉक्स वेदर्ड होते हैं, इरोड होते हैं, उनमें से जो सेडिमेंट्स यानी कि सैंड, सिल्ट और क्ले प्लस ऑर्गेनिक मटेरियल जब एक साथ रिवर बेड में बहुत लंबे वक्त तक जम जाते हैं, एक रिवर बेड का फॉर्मेशन करते हैं, हार्ड हो जाते हैं विद द पासेज ऑफ टाइम, दे फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक। इन कंपैरिजन टू इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स आर रिगार्डेड एज द सॉफ्ट रॉक। और जब इन्हीं रॉक्स के कलर, शेप, साइज और टेक्सचर में चेंजेस आ जाते हैं ड्यू टू एक्सट्रीम हीट, प्रेशर और कोल्ड और एनी आउटर काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ और नेचुरल फेनोमेना, दे रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। तो हुआ क्या, ड्यू टू दिस कोलिजन जब ये टकराई, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से नॉर्थवर्ड में जाकर जब टकराई तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स थे, द सेडिमेंट्री रॉक्स विच वर एक्यूमुलेटेड इन जियोसिलीन। जियोसिलीन क्या होता है, एक प्रकार का हम कह सकते हैं लार्ज स्केल डिप्रेशन इन द अर्थ क्रस्ट कंटेनिंग वेरी थिक डिपॉजिट। एक लार्ज स्केल का डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब होता है एक प्रकार का गड्ढा। गड्ढा मतलब अगर आप समझे तो जियोसिलीन कुछ इस प्रकार का होता है। सपोज मान लीजिए ये इस तरीके का कुछ गड्ढा है, ये आपका जियोसिलीन है, ये पोर्शन जो आपका है ये लैंड है, अपर पोर्शन दैट इज़ वाटर, ये आपका वाटर है और ये सी लेवल है, समुद्र के ऊपर का लेवल है। और यहाँ पर जो ये एक्यूमुलेशन हुआ है, जो चीज़ें डिपॉजिट हुई हैं, यहाँ पर सैंड होगा, सिल्ट होगा, क्ले होगा, यानी कि चूना, बालू, कीचड़, मिट्टी, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं यहाँ पर, ये इनको हम सेडिमेंट्स भी कह सकते हैं, इन्हीं से तो सेडिमेंट्री रॉक्स बनता है, सेडिमेंट, ठीक है, सेडिमेंट्स। एंड देन दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज सेडिमेंट्स। एंड ये जो है ये सबसिडेंस ऑफ फ्लोर है इनको, या फिर इसको हम फ्लोर, सिंपली फ्लोर कह सकते हैं कि दिस इज सबसिडेंस ऑफ फ्लोर। सबसिडेंस का मतलब होता है कटाव, यहाँ पर फ्लोर का कटाव हो रहा है। ये लैंड था, लैंड में काफ़ी ह्यूज डिप्रेशन का फॉर्मेशन हुआ है। डिप्रेशन का मतलब गड्ढे का फॉर्मेशन हुआ। इस गड्ढे में नीचे सेडिमेंट्स का डिपॉजिट है जिसमें सैंड, सिल्ट, क्ले है, सॉइल है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके ऊपर वाटर है और ये सी लेवल आपको दिख रहा है, ये इस तरह का डिपोजिशन है, ये लैंड पोर्शन है और ये एक बहुत बड़ा सा जो डिप्रेशन है, जो गड्ढा है, इसी को हम जियोसिलीन कहते हैं। और ये जो एरिया है दैट इज, इस एरिया को हम सबसिडेंस ऑफ फ्लोर कह सकते हैं। सबसिडेंस का मतलब होता है कटाव या न्यूनता, किसी चीज़ का घटना, गिरना या न्यून हो जाना। तो ये जो लैंड है, यहाँ पर लैंड का कटाव भी तो हुआ, लैंड जो है उसका पोर्शन न्यू, ये
न्यूनतम हो गया। न्यूनतम क्यों हुआ? क्योंकि इस तरह के एक गड्ढे का फॉर्मेशन हुआ, एक जियोसिलीन का फॉर्मेशन हुआ। इसमें सेडिमेंट्स भरे होते हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले भरा होता है। तो हुआ क्या, जब ये कोलिजन हुआ तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स थे विच वर एक्यूमुलेटेड इन जियोसिलीन, इस जियोसिलीन में जितने भी सेडिमेंट्स डिपॉजिट थे या सेडिमेंट्री रॉक्स इकट्ठा थे, जिनको टेथाइस भी टेथिस कहा जाता है, वर फोल्डेड टू फॉर्म द माउंटेन सिस्टम ऑफ वेस्टर्न एशिया एंड हिमालयाज। वो फोल्ड हो गए, ये एक के ऊपर एक चढ़ने लगे, जिसको मैंने लास्ट लेक्चर में आपको फोल्ड होना बताया था, जब एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर आने लगती है तो ये धीरे धीरे फोल्ड होने लगे, इनका लेयर और बढ़ता चला गया और इस लेयर के बढ़ने की वजह से क्या हुआ, ये ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हुए, विच फर्दर रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन, जिससे माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ वेस्टर्न एशिया और हिमालयाज का। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिएगा, ये जो कोलिजन हुआ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट्स का, तो जो जियोसिलीन थे जहाँ पर ये सेडिमेंट्स डिपॉजिट थे, यानी कि चूना, बालू, पत्थर, कंकड़, मिट्टी, ये इन्हीं को सेडिमेंट्स कहा जाता है। ये नीचे रिवर बेड में डिपॉजिट हो जाते हैं। ये स्ट्रक्चर जो है जियोसिलीन का है, ये लैंड पोर्शन है, इसको सबसिडेंस ऑफ फ्लोर कहा गया, यानी फ्लोर यानी जमीन या भूमि का कटाव या न्यूनता। ऊपर सी लेवल है यानी पानी भरा है, नीचे इस तरीके के गड्ढे के शेप में सेडिमेंट्स का डिपॉजिट हुआ है, ऊपर ये आपको वाटर दिख रहा है। धीरे धीरे जब ये टकराई तो दोनों की तरफ से प्रेशर पड़ने की वजह से ये सेडिमेंट्स का अपलिफ्टमेंट हुआ। ये जो गड्ढे में सेडिमेंट्स डिपॉजिट थे, जब प्रेशर एक्सर्ट हुआ ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट, ड्यू टू द कोलिजन ऑफ दीज टू प्लेट्स, ये ऊपर की तरफ इनका मूवमेंट हुआ। ये जो प्रेशर था, ये जो फोर्स था, दोनों तरफ से काम करते हुए इनके अपलिफ्टमेंट का कारण बना, ऊपर की तरफ ये अपलिफ्ट हुए, विच फर्दर रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स ऑफ वेस्टर्न एशिया एंड हिमालयाज और वेस्टर्न एशिया के पर्वत इसी तरीके से बन गए। The Himalayan uplift of the Tethys Sea and subsidence of the northern flank of peninsular plateau resulted in the formation of a large basin। तो हुआ क्या, पहले एक टेथिस नाम का एक सी पाया जाता था जो कि गोंडवाना लैंड और ल्यूरेशिया नामक दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में पाया जाता था। गोंडवाना लैंड एंड लोरेशिया नामक दो कॉन्टिनेंट्स थे, यानी कि जो आपका सुपर कॉन्टिनेंट ब्रेकडाउन हुआ, दैट वाज ब्रोकन इनटू गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड एंड फर्दर सब डिवीजन वर टू प्लेस। तो वन ऑफ दैट डिवीजन वॉज लॉरेशिया, जो कि एक प्रकार का आइलैंड था। तो टेथाइस सी गोंडवाना और लॉरेशिया के बीच में पाया जाता था, समुद्र जो था। हिमालयन अपलिफ्ट ऑफ द टेथाइस सी एंड सबसिडेंस ऑफ द नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज बेसिन। तो हुआ क्या, जब ये हिमालयन अपलिफ्ट हो गए, दोनों प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से जब ये एक तरफ आई, तो ये जो गड्ढा था जिसमें सेडिमेंट्स भरे हुए थे, ये ऊपर की तरफ जाने लगे, एंड विच फर्दर रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स। यहाँ पर माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ और उसके साथ साथ subsidence of northern plank of the peninsular plateau resulted in the formation of large basin। अब जो northern plank थे, वो इनका जो फ्लोर था वो कट गया, subsidence लेवल पर आ गया, और subsidence लेवल पे आने की वजह से वहाँ पर एक बड़े बेसिन का फॉर्मेशन हुआ। In due course of time, this depression gradually got filled with deposition and sediments by the river flowing from the mountains in the north and the peninsular plateau in the south। तो जब हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म हुए, अपलिफ्ट हुए, उनके नीचे का जो नॉर्दर्न प्लैंक था, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का इलाका था, वहाँ पर एक बहुत बड़ा बेसिन, एक जल संचय या एक बहुत बड़ा वाटर बॉडी का एक फॉर्मेशन हुआ। आगे चल के जैसे जैसे समय बीतता चला गया, दिस डिप्रेशन, वो जो गड्ढा था, जो एक बेसिन बन गया, जो गड्ढा बन गया, ग्रेजुअली गॉट फिल्ड विद डिपोजिशन और सेडिमेंट्स। वो धीरे धीरे समय के साथ साथ नदी के द्वारा जो बहाए गए सेडिमेंट्स थे, जो सैंड, सिल्ट और क्ले के पार्टिकल्स होते थे, उनसे आकर भरना शुरू हो गया। फ्रॉम द रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन्स इन द नॉर्थ, यानी नॉर्थ में जो नदियाँ थीं, उन नॉर्थ में पहाड़ों से गिरने वाली जो नदियाँ थीं, वो अपने साथ जो सैंड, सिल्ट, क्ले लेकर आती थीं, उनसे इस बेसिन का या इस डिप्रेशन का भरना, इनका भराव शुरू हो गया, ये भरने लगे। और एंड द पेनिनसुलर प्लेट्यू इन द साउथ, और साउथ में जो पेनिनसुलर प्लेट्यूज थे, इन दोनों के वजह से ये जो डिप्रेशन, जो गड्ढा बना था आफ्टर द रिजल्ट ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालय, ये धीरे धीरे फिल होना शुरू हो गए। अ फ्लैट लैंड ऑफ एक्सटेंसिव एलुवियल डिपॉजिट्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। और धीरे धीरे क्या हुआ, एक फ्लैट लैंड का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि ये जो थे, इन्होंने एक दूसरे को पुश किया, विच फर्दर रिजल्ट्स इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड। लैंड ऊपर की तरफ अपलिफ्ट हुई। वेस्टर्न एशिया और हिमालयाज के माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ। माउंटेन्स का फॉर्मेशन के साथ साथ अब ये जो नीचे का एरिया था, एक डिप्रेशन जैसा फिर से यहाँ पर फॉर्म हो गया, एक बेसिन जैसा फॉर्मेशन
फॉर्मेशन हुआ। अब वो बेसिन या डिप्रेशन, फिर अगेन डिप्रेशन का मतलब होता है फिर से एक गड्ढे जैसा बन गया काफ़ी दूर तक के इलाकों में। अब वो डिप्रेशन जैसे जैसे समय बीतता चला गया, नॉर्थ में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वहाँ से जो नदियाँ बहती हैं वो, और पेनिनसुलर प्लेट्यूज की तरफ से साउथ से जो भी फॉर्मेशन रहा, इन रिवर्स के कांस्टेंट मोशन के वजह से ये अपने साथ जो सैंड, सिल्ट और क्ले फ्लो करके ले आ रही थी, वो सैंड, सिल्ट और क्ले लगातार इस डिप्रेशन में यानी इस गड्ढे में भरता चला गया। भरते भरते एक फ्लैट लैंड का फॉर्मेशन कर दिया। फ्लैट लैंड यानी कि जिस पे हम आप रह रहे हैं, विच इज़ नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्थ के जो फ्लैट लैंड या समतल लैंड है इनका फॉर्मेशन हुआ। द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशन। अगर भारत के लैंड की बात की जाए तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के वेरिएशंस आपको मिलेंगे, बहुत तरीके का वेरिएशन, मतलब कि आकृति अलग अलग है हर जगह। जियोलॉजिकली द पेनिनसुलर प्लेट्यू कॉन्स्टिट्यूट वन ऑफ द एंशिएंट लैंड मासेस ऑन द अर्थ सरफेस। अगर जियोलॉजिकली देखा जाए, भौगोलिक तौर पर देखा जाए, तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये पृथ्वी पर सबसे पुराने लैंड मास या भूभाग है, मतलब पृथ्वी पर सबसे पुराने लैंड मासेस में से एक है पेनिनसुलर प्लेट्यू। इट वॉज सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल लैंड ब्लॉक, और पेनिनसुलर प्लेट्यू को एक बहुत ही स्टेबल लैंड ब्लॉक भी माना जाता है। स्टेबल का मतलब है स्थिर। एज यू नो दैट ड्यू टू द कॉन्स्टेंट मोशन ऑफ दीज टेक्टोनिक प्लेट्स, कोई भी लैंडफॉर्म ज़्यादा वक्त तक स्टेबल नहीं रहता, लेकिन ये जो लैंडफॉर्म है ये सबसे पुराना लैंड मास माना जाता है। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है आपका, ये भारत का, प्राचीन भारत का या अब तक का सबसे पुराना, सबसे प्राचीन भूभाग या लैंड मास है, और इसको काफ़ी स्टेबल भी माना जाता है। ये स्थिर है अपनी जगह पर, काफ़ी स्ट्रांगली ग्रिप बनाकर है, ज़्यादा इसमें मूवमेंट नहीं देखे गए हैं। द हिमालयाज एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रीसेंट लैंडफॉर्म। अगर हम हाल ही में के लैंडफॉर्म की बात करें, यानी अगर ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म की बात करें, तो जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये सबसे ओल्डेस्ट है। पेनिनसुलर ये सबसे ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म है। हिमालयाज की बात की जाए, old, these are the oldest landform on earth and of India too. Himalayas and northern plain, नॉर्दर्न प्लेन की बात की जाए और हिमालयाज़ की बात की जाए, ये न्यू हैं, ये हाल ही में बने हुए लैंडफॉर्म हैं। इनका जो फॉर्मेशन हुआ है वो बहुत पुराना नहीं है, यानी कि बहुत वक्त नहीं लगे हैं इनको बनने में, ये हाल ही में बने हुए लैंडफॉर्म है। जबकि पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात की जाए, दिस इज द ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म एंड दे आर ऑल्सो रिगार्डेड एज द मोस्ट स्टेबल लैंडफॉर्म। ऑन द कॉन्ट्रेरी, हिमालयाज एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर द मोस्ट रीसेंट और न्यूली फॉर्म्ड लैंडफॉर्म्स on our country or on earth. The Himalayas, from the viewpoint of geology के viewpoint से देखा जाए, Himalayan mountain forms एंड अनस्टेबल जोन। अगर हम इनकी बात करें तो ये जो है ये अनस्टेबल है। हिमालयन माउंटेन्स जो हैं एक अनस्टेबल, अस्थिर जोन में आते हैं, यानी इनमें स्थिरता नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। द होल माउंटेन सिस्टम ऑफ हिमालयाज रिप्रेजेंट अ वेरी यूथफुल टोपोग्राफी विथ हाई पीक्स, डीप वैलीज एंड फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। यानी अगर हम हिमालय की बात करें, टोपोग्राफी की, इसकी स्थलाकृति की बात करें, खाइयाँ या खाड़ियाँ भी हैं यहाँ पे, तेज बहने वाली नदियाँ भी हैं हिमालयाज़ पे। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स। हिमालयाज़ की बात की जाए तो हिमालयन माउंटेन्स की जो पीक है वो बहुत ऊंची है, यानी हाई पीक्स रखते हैं ये हिमालयाज़, ऊंची चोटियाँ हैं इनकी। साथ ही साथ यहाँ पे फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, यानी बहुत तेज़ी से बहने वाली नदियाँ भी हैं। एंड along with that they are newly formed, हाल ही में बने हुए हैं, और गहरी खाड़ियाँ भी हैं इनमें, यानी कि जो आपकी वैली होती है, यहाँ पर जो खाड़ियाँ हैं, यहाँ पे जो वैलीज़ हैं वो भी काफ़ी डीप हैं, काफ़ी गहरी हैं, क्योंकि द रीज़न इज़ दे आर न्यूली फॉर्म, हाल ही में बनी हुई पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इसके वजह से इन श्रृंखलाओं के बीच की जो खाड़ियाँ हैं, जो वैलीज़ हैं, वो काफ़ी डीप हैं। ये इसका हिमालयाज़ का फीचर हो गया। नॉर्दर्न प्लेन्स की बात की जाए तो ये बेसिकली एलुवियल सॉइल से बनी है। एलुवियल सॉइल यानी कि एलुवियल डिपॉजिट यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम, एंड दीज सॉइल्स आर रिगार्डेड एज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल फॉर द पर्पज ऑफ कल्टिवेशन, एंड दैट इज वाई द नॉर्दर्न प्लेन्स आर हाईली और थिकली पॉपुलेटेड एरिया जस्ट बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ एलुवियल सॉइल देयर
क्रॉप और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ बिकम ईजियर फॉर एवरीवन, और इसी वजह से ये एरिया ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेटेड है क्योंकि मैक्सिमम लोगों का अट्रैक्शन इस एरिया ने खींचा। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज कंपोज्ड ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। अगर हम पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें तो ये आपके इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बने हुए हैं। इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक, वी हैड अ डिस्कशन अबाउट इट, हमने इस पर डिस्कशन कर लिया है। एंड यू ऑल्सो कवर्ड दिस टॉपिक इन योर प्रीवियस क्लासेस। तो ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यूज हैं, ये कुछ फीचर्स हैं, ध्यान दीजिएगा। पेनिनसुलर प्लेट्यू सबसे ओल्डेस्ट लैंडफॉर्म कंसिडर किया जाता है। हिमालयाज और नॉर्दर्न प्लेन्स की बात की जाए तो ये न्यूली फॉर्म्ड लैंडफॉर्म्स हैं। हिमालयाज के फीचर्स की बात की जाए तो ऊंची चोटियां हैं, हाईएस्ट पीक्स हैं इनकी, यानी कि इनकी जो चोटियां हैं काफ़ी ऊंची हैं। ये जो वैलीज है काफ़ी डीप हैं, काफ़ी गहरी खाई यहाँ पर है। उसके साथ साथ फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, यानी तेज बहने वाली नदियां हैं हिमालयाज में। एंड नॉर्दर्न प्लेन्स की बात की जाए, इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ एलुवियल सॉइल, मुख्य रूप से एलुवियल सॉइल से यानी कि जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। और अगर हम पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें तो ये खास तौर पर स्पेशली इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। इग्नियस रॉक जो कि वॉल्केनिक इरप्शन से बनते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक जब आपका सेडिमेंट्री और इग्नियस में एक्सटर्नल हीट, प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से चेंज आ जाता है, उनका कलर, टेक्सचर, कॉम्पोजिशन बदल जाता है, तो जो न्यू रॉक बनती है दैट इज़ व्हाट वी कॉल मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये इसी से बने हैं विद जेंटली राइजिंग हिल्स एंड वाइड वैलीज। इनके हिल्स की बात करें तो ये इतनी हाई नहीं है, इनका जो राइज है बहुत ही जेंटल है, बहुत ही मिनिमम है, और वैलीज भी काफ़ी ब्रॉड है, वाइड है, यानी कि सीधी खाइयाँ ना होकर ब्रॉड वैलीज हैं, यानी इन कंपैरिजन टू हिमालयाज ये डीप है, काफ़ी गहरी खाड़ी है यहाँ पर। यहाँ की खाड़ियाँ चौड़ी हैं, गहराई कम है इन कंपैरिजन टू हिमालयाज। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स, यानी कि हमारा जो फिजिकल फीचर्स है कितने कैटेगरीज में डिवाइडेड है, क्या क्या डिवीज़न किया गया है। द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिवीजन्स. You can even look at picture number 2.4 in your book, and let's look at the various physical features. The number one is the Himalayan mountains. The first one is Himalayan mountains. अगर हम पहले ही बात करें, सबसे पहले Himalayan mountains आते हैं. Himalayan mountains. Then we have northern plains. Clear? So Himalayan mountains, then we have northern plains, then peninsular plateau, the Indian desert. Peninsular plateau already written. Peninsular plateau, the Indian desert, so this is fourth, and then we have coastal plains and islands. The coastal plains, and the last one is island group. So these are major physical features we had already discussed about in the previous class. हिमालयन माउंटेन, पर्वत श्रृंखलाएं, पहाड़ जो है ये हिमालयाज के हाल ही में बने हुए हैं। यंग फोल्ड माउंटेन है, आपने टाइप्स ऑफ माउंटेन पढ़ा है, दैट माउंटेन्स आर फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स टेक प्लेस इनटू 3 ways. दैट इज द फर्स्ट वन इज, और द टाइप्स ऑफ माउंटेन आपने पढ़ा होगा, फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन एंड देन वॉल्केनिक माउंटेन। तो हिमालय जो है ये फोल्ड माउंटेन है, अभी आपने पढ़ा। ये जो रिजल्ट रहा कोलिजन का और इसके वजह से जो लेयर्स रही एक दूसरे के ऊपर चढ़ती चली गई और फोल्ड करती चली गई एक दूसरे को, और रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज। ये अपलिफ्टमेंट के वजह से हुआ है, जमीन नीचे से जब उठती चली गई ऊपर को अपलिफ्ट होती चली गई, विच फर्दर रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज। तो हाल ही में बनी हुई पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ऊंची हैं, गहरी खाई है यहाँ पे, उसके साथ साथ तेजी से बहने वाली नदियाँ हैं। देन वी हैव नॉर्दर्न प्लेन जहाँ हम आप रहते हैं, एलुवियल सॉइल मुख्य रूप से यहाँ पर पाया जाता है, इसी से बनी हुई है। फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू है जो कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। देन वी हैव इंडियन डेजर्ट, देन कोस्टल प्लेन्स एंड देन आइलैंड ग्रुप। सो दीज आर मेजर डिविजन्स of physical factors of our country. So we'll start with the very first, which is the Himalayas or the Himalayan mountain. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हिमालयन माउंटेन्स से।